नमस्कार प्रिय साथियों। आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के आज हम यूनिट 5 को भी कंप्लीट करा रहे हैं। हमारा यूनिट जो 5 है इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन मैं सारे के सारे क्वेश्चन आज कराए दे रहा हूं। शेष आपके जितने भी यूनिट आपकी बच रही हैं उनको हम बहुत ही शीघ्र इसी माह में हम इसका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। हमारे थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। यदि आपने नहीं उनको देखा तो जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप सारे के सारे वीडियो वॉच कर सकते हैं। सारी जितनी भी क्लासें हैं सभी मैंने कंप्लीट करा दी। चैप्टर वाइज टोटल आपके 8 आपके चैप्टर थे, 8 आपकी यूनिट थी। हमारी सभी सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। इकोनॉमिक्स और इंग्लिश की क्लासें इस समय स्टार्ट हैं। वो भी जो है इसी वीक में हम पूरा का पूरा जो सिलेबस इसका भी कंप्लीट करा देंगे। आपका जो कंपलसरी का पेपर होगा जो कि को करके कोर्स के थे, जो कि ह्यूमन वैल्यूज आपको पढ़ना है इस बार, उसकी भी क्लासें हमारी चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हैं। इस बार केवल हम मॉडल पेपरों को ही जो है सोल्व करवाएंगे। तो चलेगा ना ज़्यादा समय का होता है, सीधे आज की क्लास के माध्यम से इकोनॉमिक्स का जो यूनिट जो 5 है, जो चैप्टर आपका 5 है, इसको भी आज हम कंप्लीट करा रहे हैं। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं सब बीए की ऑल सेमेस्टर की और ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराता हूँ, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पेपर आपका है इकोनॉमिक्स का। इसमें आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक था, मतलब जो है आर्थिक विचार का जो इतिहास है। पेपर आपका नेम है। यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी का सिलेबस सेम है, उसी के अकॉर्डिंग मैं सारी की सारी चैप्टर्स क्लासें करा रहा हूँ। ठीक है, चलेगा। सबसे पहले यूनिट आपका 5 क्या है इसको समझ लीजिएगा। यूनिट आपका जो 5 है इसमें आपको पढ़ना है क्लासिकल, आपको पीरियड इसमें पढ़ना है। क्लासिकल पीरियड यानी शास्त्रीय काल में आपके, जैसे कि एडम स्मिथ जी, ठीक है, इनके जो आर्थिक विचार हैं, जैसे कि इन्होंने श्रम का जो है कह सकते विभाजन का विचार दिया है, मूल्य का सिद्धांत इन्होंने दिया है, पूंजी संचय के सिद्धांत दिया इन्होंने, वितरण का सिद्धांत दिया है, व्यापार संबंधी इनका कुछ विचार है। तो ये सब कुछ इसमें हम समझेंगे। फिर दूसरे इसमें जो आर्थिक विचारक हैं डेविड रिकार्डो जी हैं। डेविड रिकार्डो के भी जो आर्थिक विचार हैं सारे के सारे इनके हम आर्थिक विचारों को हम समझेंगे। ठीक है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का वितरण का, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, और भी इनके बहुत सारे विचार हैं। उसके बाद जो कि मल्थस जी के जो विचार हैं आर्थिक, उनको भी हम समझेंगे। इनका ग्लूटस का सिद्धांत है वो भी हम समझेंगे। तो आज की क्लास के माध्यम से इसमें केवल 3 ही आपकी आर्थिक विचारक हैं। एक हैं एडम स्मिथ जी, दूसरे हैं डेविड रिकार्डो, तीसरे हैं आपके मल्थस जी। तो तीनों के तीनों हम आर्थिक विचार इनके जो भी दिए हैं इन्होंने, ठीक है, इकोनॉमिक्स पर, इनके हम सारे के सारे आर्थिक विचार आप लोगों के समझ रख रहे हैं। इसमें से कोई ना कोई इनका आर्थिक विचार जो एग्जाम में पूछ सकता है, भी पूछा जाता है हर साल, जो कि ठीक है। चलेगा, सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे फटाफट, और जो है सेशन को दोस्तों पास भी शेयर करेंगे। सबसे पहले एडम स्मिथ का जो श्रम विभाजन है इसको समझ लीजिएगा कि श्रम विभाजन होता क्या है, क्योंकि एडम स्मिथ ने ये जो है विचार दिया था श्रम विभाजन को लेकर। तो श्रम विभाजन को उत्पादन प्रक्रिया को कई छोटे विशिष्ट कार्यों में विभाजित करने के रूप में जो परिभाषित किया गया है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट कार्यों में विशेषज्ञता हासिल करता है। मतलब जो है एडम स्मिथ ने जो श्रम विभाजन का जो सिद्धांत दिया है, इन्होंने उत्पादन प्रक्रिया को, जो उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है उसको कई छोटे छोटे विशिष्ट कार्यों में विभाजित करने के रूप में इसको परिभाषित किया है। जैसे कि कोई भी कार्य होता है तो उसको अलग अलग उसके कार्यों को बांट देना। जैसे कोई चीज़ का निर्माण होता है तो उसका कच्चा माल का अलग, उसका कह सकते हो कार्यों के लिए छोटे छोटे इसके इस तरह से कई ग्रुप बना दिए हैं कार्य करने के लिए। तो इस तरह से इसके कार्यों को जो विभाजित किया इन्होंने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस है, इसमें जो है पिन फैक्ट्री के उदाहरण का उपयोग यह समझने के लिए किया है कि कैसे श्रम विभाजन जो उत्पादन को कई गुना जो है बढ़ा देता है, क्योंकि प्रत्येक श्रमिक जो है अपने कार्यों में अधिक कुशल जो है हो जाता है। तो इनका हम यहाँ से जो इन्होंने सिद्धांत दिया है, इनको सिद्धांत को हम समझेंगे श्रम विभाजन का। तो इनका जो मुख्य सिद्धांत था श्रम विभाजन, ठीक है, इसमें जो है काम के एक बड़े टुकड़े को, काम का कोई बड़ा टुकड़ा तो उसको कई छोटे छोटे विशिष्ट कार्यों में तोड़ दिया इन्होंने, और हर कोई एक ही कार्य को करने के बजाय एक व्यक्ति एक विशिष्ट कार्य पर ध्यान केंद्रित करता था। मतलब जो है इन्होंने कहा है कार्य को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया। ठीक है, जैसे कि कोई जो बनता है सामान, तो उसका जो है कच्चा माल कुछ उसमें कार्य करने लगे कुछ लोग, कुछ जो बनने में मशीन के पास कार्य करने लगे, उसको उत्पादन जब हो गया तो उसको जो है पैक करने के लिए या फिर उसको जो है कह सकते हो पैकिंग के लिए सब कार्यों में अलग अलग इसको जो है बांट दिया, कह सकते हो विशिष्ट कार्यों में कई छोटे छोटे ग्रुपों में। ठीक है, और जो है एक व्यक्ति का विशिष्ट कार्य पर ध्यान जो है केंद्रित करता है। मतलब जो है ये जो कार्य है जो कई कह सकते हो क्षेत्रों में इसको जो बांट दिया कार्य को, तो एक व्यक्ति एक कार्य में काफी कुशल हो जाता है, काफी उसमें कह सकते हो उसका ध्यान भी उस पर केंद्रित रहता है। ठीक है, उसके बाद उत्पादकता में वृद्धि। तो जब कर्मचारी एक ही काम में विशेषज्ञ, जब जाहिर सी बात है जब एक कोई व्यक्ति है एक ही कार्य में विशेषज्ञ होगा,
तो वह जो उस कार्य को अधिक कुशलता से करेगा। जाहिर सी बात है, कोई एक जो कार्य होता है वही कार्य यदि करेगा तो धीरे धीरे उस कार्य को सीख जाएगा और उसमें जो है कुशल हो जाएगा, उस कार्य को भी जल्दी से करने लगेगा और तेजी से करने में सक्षम होते हैं। यह समग्र जो है उत्पादकता में भारी वृद्धि भी जो है करता है। मतलब जो है इस तरह से जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को सीख जाएगा, तो मान लो कोई जो है वस्तु एक व्यक्ति एक बनाता था, तो धीरे धीरे उसमें जब उसकी कह सकते हो तेजी आएगी, तो वह जो है दिन में 2 से 3 वस्तुएं जो है बनाने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो उत्पादकता है उसमें भी जो है वृद्धि ये जो है करता है। उसके बाद है पिन फैक्ट्री का उदाहरण इन्होंने दे दिया है। तो एडम स्मिथ ने बताया है कि एक पिन फैक्ट्री में यदि एक मजदूर पिन बनाने का जो है हर चरण खुद जो है करता है। मतलब जो है इन्होंने कहा, एडम स्मिथ में एक उदाहरण इन्होंने दिया, इन्होंने कहा कि जो पिन होती है, एक मजदूर जो है पिन बनाने का हर जो है कह सकते हो चरण खुद करता है। मतलब जैसे कि उसके लिए कच्चा माल लाना, उसमें जो भी मटेरियल पड़ता है उसके लिए सब हर चीज़ व्यवस्था करना, उसको बनाना, उसका वितरण, पिकिंग, सब सारी चीज़ें करता है। तो वह केवल एक दिन में एक ही या फिर कुछ ही पिन जो है बना सकता है, इनका ये मानना है। ठीक है, हालांकि यदि जो है 10 श्रमिक कार्य को 18 चरणों में विभाजित करते हैं तो वे एक दिन में 48,000 से अधिक पिन जो है बना सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक कार्यकर्ता अपने विशेष काम में कुशल है। जाहिर सी बात है, जब सभी कार्यों को, किसी कार्य को जब अलग अलग छोटे समूह में बांट दिया जाता है, जब जिस कार्य में जो व्यक्ति माहिर होगा तो उसको जाहिर सी बात है जल्दी से करेगा और कार्य को जल्दी से करने का प्रयास करेगा, इससे कार्य भी जल्दी होगा और जो चीज़ बन रही है उसमें जो है तेजी भी आएगी, उसमें वृद्धि आएगी। मान लो पहले 10 पिन बनती थी, तो जाहिर सी बात है उसको जो अलग अलग टुकड़ों में बांटा जाएगा कार्यों को, तो उसमें जो है तेजी आएगी। जब सभी व्यक्ति जो है कुशल हो जाएंगे उस कार्य को करने के लिए, तो उसमें वृद्धि होगी। मान लो 10 बनती थी पिन, तो अब 50 बनने लगेंगी, 40 बनने लगेंगी, तो इस तरह से उसमें वृद्धि होगी। तो इनका ये मानना था। ठीक है, अब यहाँ से इनका जो अगला जो सिद्धांत इन्होंने दिया है वो है मूल्य का सिद्धांत। एडम स्मिथ ने मूल्य का जो सिद्धांत दिया है ये श्रम सिद्धांत पर आधारित है। इनका जो मूल्य सिद्धांत है ये श्रम सिद्धांत पर आधारित है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि श्रम सिद्धांत बताइए एडम स्मिथ का, फिर जो है मूल सिद्धांत, तो दोनों एक ही चीज है, ये दोनों एक दूसरे पर ही आश्रित है। ठीक है, जो बताता है कि किसी वस्तु का मूल्य उसमें लगने वाले श्रम की मात्रा से जो है तय होता है। ये सिद्धांत क्या बताता है? ये जो मूल्य सिद्धांत है, ये जो श्रम सिद्धांत है, ये सिद्धांत बताता है कि कोई भी जो वस्तु होती है, ठीक है, उस पर उसका जो मूल्य होता है, उसका मूल्य जो है उस पर लगने वाले श्रम ही जो है तय करता है। मतलब जो है मान लो कोई वस्तु बनती है तो उसमें समय कितना लगा, ठीक है, और जाहिर सी बात उसको उसमें खर्चा कितना आया, तो वो तय करता है कि उस मूल्य को कितने रुपए में बेचा जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम बात करें, को एक कोई वस्तु है, ठीक है, मान लो कोई एक वस्तु है, फिर कोई एक व्यक्ति है, एक दिन में जो है कह सकते हो या फिर 1 घंटे में एक वस्तु बनाता है, 1 घंटे में एक वस्तु बनाता है, और वही व्यक्ति किसी दूसरी वस्तु को बनाने में 2 घंटे का समय लगता है उसको। तो जाहिर सी बात है जिस वस्तु को बनाने में ज़्यादा समय लगेगा तो वो वस्तु जो है महंगी होगी, उसको अधिक जो है उसकी कीमत होगी। ठीक है, तो ये सिद्धांत यही बताता है कि श्रम सिद्धांत ये जो आधारित है, मूल सिद्धांत ये श्रम सिद्धांत पर आधारित है, जो बताता है किसी वस्तु का मूल्य उसमें लगने वाले श्रम की मात्रा से तय होता है। उन्होंने जो उपयोगिता मूल्य यानी वैल्यू इन यूज, और जो है इनका जो विनिमय मूल्य है वैल्यू इन एक्सचेंज, इसके बीच अंतर इन्होंने किया है। या मानते हैं कि विनिमय मूल्य को वस्तुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम के आधार पर निर्धारित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम उदाहरण की बात करें, जैसे कि इसका एक उदाहरण यह भी है, अगर एक वस्तु को बनाने में 1 घंटा समय लगता है, ठीक है, मान लो एक वस्तु को बनाने में 1 घंटा समय लगता है और दूसरी वस्तु को बनाने में 2 घंटा समय लगता है, तो जाहिर सी बात है जिस वस्तु को बनाने में ज़्यादा समय लगेगा तो उसका मूल्य भी अधिक होगा, उसको अधिक रुपए में बेचा जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात जिस वस्तु को बनाने में अधिक समय लगेगा वो जो है वस्तु महंगी होगी। ठीक है, 2 घंटे लगते हैं तो दूसरी जो वस्तु का मूल्य होगा पहली वाली वस्तु से 2 गुना होगा। ठीक है, तो इतना इस तरह से आपको लिखना है। अब हम इनका अगला जो सिद्धांत इन्होंने दिया है आर्थिक विचार को लेकर, वो है पूंजी संचय का। ठीक है, पूंजी संचय का इन्होंने जो सिद्धांत दिया है इसको भी समझेंगे। एग्जाम में काफी बार इनका पूंजी संचय के सिद्धांत जो है पूछा भी गया है। तो एडम स्मिथ के अनुसार पूंजी संचय आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। पूंजी संचय जो है किसके लिए महत्वपूर्ण है? पूंजी संचय आर्थिक जो विकास है, ठीक है, जो इकोनॉमिक जो डेवलप है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। यह जो है तब होता है जब लोग उपभोग करने के बजाय, जब लोग उपभोग करने के बजाय उत्पादन का कुछ हिस्सा बचाते हैं और उसे नई जो है अधिक कुशल पूंजी
गत जो वस्तुएं हैं जैसे कि मशीनरी उपकरण, इसमें जब निवेश करते हैं, इसी को हम पूंजी संचय का आर्थिक विकास कहते हैं। ठीक है, इनका सिद्धांत यही है। तो पूंजी संचय सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है, ठीक है, या जो है तब होता है जब लोग उपभोग करने के बजाय, किसी वस्तु का उसमें करने के बजाय वे जो है उत्पादन का कुछ हिस्सा, ठीक है, उत्पादन का जो कुछ हिस्सा है वे बचा लेते हैं, और नई जो कह सकते हो अधिक जो कुशल वस्तुएं होती जैसे कि मशीनरी के लिए, उपकरण के लिए जब रुपए बचाते हैं, ठीक, उसमें जब निवेश करते हैं, तो इसी को हम पूंजी संचय कहते हैं। इससे जो है श्रम उत्पादकता भी बढ़ती है, जिससे उत्पादन और जो है समृद्धि में वृद्धि भी होती। जाहिर सी बात है, आप कुछ हिस्सा रुपए का जब बचा लोगे, उससे कोई मशीनरी ले आओगे, उपकरण ले आओगे, तो उससे जाहिर सी बात है आपके कार्यों में वृद्धि होगी। जैसे कि कोई कार्य 10 आदमी मिलकर एक दिन में करते थे, तो वही कार्य मशीन जो है वही कार्य कर देगी एक दिन में, ठीक है, अभी कुछ ही घंटों में कर देगी। तो इससे जो है कह सकते हो जो आपका उत्पादन है उसमें भी वृद्धि होगी, ठीक है, और आपका जो आर्थिक विकास है उसमें भी जो एक समृद्धि मिलेगी। स्मिथ का मानना था कि सरकार को पूंजी संचय को जो है बढ़ावा देना चाहिए। इनका मानना था, एडम स्मिथ जी का, ये कहते थे कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, इसको जो है पूंजी संचय को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि हतोत्साहित करना चाहिए। इनका मानना था कि जो सरकार है उसको जो है पूंजी का संचय को जो है बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है, उसको नकारना नहीं चाहिए, ताकि लोग अपनी मेहनत के जो फल है मेहनत का लोगों का, वे आनंद से उसका जो है फल का आनंद ले सकें। तो इस तरह से आपको इसके बारे में आपको लिखना है। फिर यहाँ से हम एडम स्मिथ जी का जो वितरण का सिद्धांत है इसको भी समझ लीजिएगा। तो एडम स्मिथ का जो वितरण का सिद्धांत है मुख्य रूप से आय के वितरण पर जो है केंद्रित है। इनका जो वितरण सिद्धांत है ये आय के वितरण पर जो है केंद्रित है, ये मेन पॉइंट है। इनका जो वितरण सिद्धांत है आय के वितरण पर केंद्रित है, जो मजदूरी, लाभ, किराया जैसे 3 जो प्राथमिक श्रेणियां होती है इसमें विभाजित इनको किया गया है। ठीक है, एडम के अनुसार इन इन आयों का निर्धारण, ये जो आय है, जो ये कह सकते हो जो आमदनी है, इसका निर्धारण जो उत्पादक के कारकों, जैसे कि उत्पादन के जो कारक होते हैं, जैसे कि मजदूर होता है, किसी कारक को उत्पादन करने के लिए उसमें मजदूर होता है, पूंजीपति होता है, भूमि मालिक होता है जिसकी भूमि होती है, ठीक है, इसके बीच जो है उनके योगदान के अनुपात में होता है, जो बाजार की शक्तियों और जो मुख्य रूप से मांग और आपूर्ति के द्वारा तय होती है। ये सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि व्यक्ति अपने आर्थिक हितों का पालन करते हैं और यह प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से समाज को लाभ पहुंचाती है। ठीक है, तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। और भी यहाँ से कुछ इनके और भी सिद्धांत, जैसे कि व्यापार संबंधी इनका जो विचार था ये भी समझ लीजिएगा। तो एडम स्मिथ का व्यापार पर विचार था कि राष्ट्रों को मुक्त व्यापार, जो राष्ट्र है, जो नेशन है, इसको मुक्त व्यापार अपनाना चाहिए और सरकारी हस्तक्षेप को जो है कम करना चाहिए। इनका मानना था कि जो जो कह सकते जो व्यापार होता है राष्ट्र का, उसको जो है सरकार के अधीन नहीं होना चाहिए, सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए उसको, ठीक है, उससे मुक्त होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से श्रम का जो विभाजन है उसकी जो विशेषज्ञता है, इससे धन में जो है वृद्धि होती है। उन्होंने तर्क दिया कि देश उन वस्तुओं के उत्पादन में विशेषज्ञता हासिल करे जिसमें उन्हें पूर्ण लाभ हो, और साथ में ये भी इन्होंने कहा है, व्यापार से संबंधित ये कहते हैं कि देश के नागरिक या फिर जो है देश उन वस्तुओं का उत्पादन करे, ठीक है, कह सकते हो विशेषज्ञता हासिल करे जिसमें वे पूर्ण लाभ हो। ये कहते हैं कि उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए देश को जिसमें उनको जो है अधिक से अधिक लाभ हो, ठीक है, और फिर भी वे वस्तुओं का व्यापार करे जिससे पूरे समाज का कह सकते हो लाभ हो सके या फिर समाज को जो है लाभ होगा। इनका मानना यही है कि जो देश है, जो नेशन है, इसको ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए जिससे कह सकते हो देश का लाभ हो। जब देश का लाभ होगा तो कह सकते हो समाज का भी लाभ होगा, इनका ये मानना था। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है ये भी। अब इनका जो लास्ट में क्वेश्चन एक है कि एडम स्मिथ का जो करारोपण का जो सिद्धांत है, इसको भी यहाँ से समझेंगे। क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है, इसको समझ लीजिएगा। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशंस, यानी राष्ट्रों का जो धन है, इनकी एक पुस्तक है, इसके 5वें खंड में सार्वजनिक वित्त का जो है विवेचन किया है। यद्यपि जो एडम स्मिथ थे आर्थिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ये जो है कट्टर समर्थक था ये, फिर भी उन्होंने जो है राज्य के 3 कार्य इन्होंने बताए हैं। राज्य के 3 कार्य इन्होंने कौन कौन से बताए हैं? पहला बताया है देश की जो बाह्य आक्रमण है उससे रक्षा करना, आंतरिक जो शांति है, जो न्याय प्रबंधन उसको करना,
और अन्य जो सामाजिक लाभ है उसको भी करना। ठीक है, इनके 3 जो है कार्य उन्होंने बताए हैं। इन कार्यों के लिए राज्य को धन चाहिए, मतलब जो है साथ में ये भी कहा है, ये जो कार्य है इनको करने के लिए जो है राज्य को धन चाहिए, मतलब रुपया चाहिए। राज्य की आय के 2 स्रोत होते हैं, मतलब राज्य के जो आय होता है, आय का जो स्रोत होता है राज्य के पास जो प्राप्त होता है, इसके 2 स्रोत होते हैं। एक होता है राज्य का कोष, जिसमें राज्य की भूमि और पूंजी जो होती है इसमें सम्मिलित होती। दूसरा होता है टैक्स। ठीक है, तो स्मिथ ने इन दोनों स्रोत में से केवल कर पर ही अपने विचार जो है प्रकट किए। मतलब ये जो 2 स्रोत है आय के राज्य के लिए, इसमें से केवल जो टैक्स है इस पर ही अपने विचार जो प्रस्तुत किए। कर प्राप्त करने की 3 जो है स्रोत इन्होंने बताए हैं। ठीक है, पहला है लाभ, मजदूरी और लगान। उनके अनुसार कर केवल लगान पर ही जो है लगना चाहिए। इनका मानना था कि जो टैक्स होता है इसको लगान पर ही लगना चाहिए, क्योंकि भूस्वामियों को बिना जोखिम उठाए ही लगान मिल जाती है। एडम स्मिथ ने करारोपण के जो सिद्धांत है इसको 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है कर देने की योग्यता का सिद्धांत। ठीक है, कर देने की योग्यता, इन्होंने जो टैक्स का जो राज्य की सुरक्षा के लिए, राज्य को कह सकते हो उसकी समृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए इन्होंने जो सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, जैसे कि टैक्स को लेकर अपने विचार इन्होंने दिए हैं, कर को लेकर विचार दिए हैं। तो इनको जो टैक्स जो करारोपण के सिद्धांत है इसको 4 भागों में विभाजित किया इन्होंने। पहला है कर देने की योग्यता। तो एडम स्मिथ के अनुसार प्रत्येक राज्य की जो प्रजा है उसको सरकार के संचालन कार्य हेतु अपनी क्षमता के अनुसार कर देना चाहिए। इनका मानना है कि राज्य का जो संचालन है, राज्य सरकार है, उसको अपना कार्य करने के लिए, उसको उसके संचालन के लिए जो व्यक्ति है अपनी क्षमता के अनुसार उसको टैक्स देना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति गरीब है उसको कम टैक्स देना चाहिए अपनी क्षमता के अनुसार, जो व्यक्ति अमीर है उसको अपनी क्षमता के अनुसार अधिक टैक्स देना चाहिए। ठीक है, क्षमता का आधार उसकी वह आय है जो उसे सरकार का संरक्षण से जो है प्राप्त होती है। आगे चलकर उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह धनी व्यक्तियों को अपनी आय के अनुसार वर्ण नहीं, इस अनुपात से अधिक कर देना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार स्मिथ प्रगतिशील कर प्रणाली के समर्थक थे। मतलब जिनका मानना था कि राज्य में जिस स्थिति में जो व्यक्ति है, गरीब है तो उसको अपने अनुसार टैक्स देना चाहिए, अमीर है तो ज़्यादा टैक्स देना चाहिए। तो इस बात पर ये सहमत थे। ठीक है, करारोपण का जो सिद्धांत है, पहला तो इसका जो है पॉइंट ये हो गया। दूसरा जिन्होंने बताया है कि निश्चितता का सिद्धांत है। तो एडम स्मिथ के अनुसार जो कर प्रत्येक व्यक्ति के लिए देना आवश्यक है वह निश्चित होना चाहिए, ना कि मनमाना। मतलब जो इनका मानना है कि जो टैक्स है जो कि व्यक्तियों को देना आवश्यक है तो वह जो है निश्चित होना चाहिए, ना कि मनमाना की मनमानी करके लेना चाहिए। तो एक निश्चित होनी चाहिए। और करदाता को कर की मात्रा, कर देने का समय और कर देने का ढंग आदि सभी बातों का ज्ञान होना चाहिए। इनका मानना था जो टैक्स होता है, जो कर होता है, उसको जो करदाता होते हैं एक उसकी निश्चित अवधि होनी चाहिए, कितने समय में देना चाहिए और कितना टैक्स देना चाहिए, ये सब चीज़ें बातें का जो है ज्ञान होना चाहिए। एडम स्मिथ का मत था कि कर से समानता की अपेक्षा जो निश्चितता है अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर अगला जो इसका करारोपण का बिंदु है जो कि 4 स्रोतों में इसको बांटा था, वह है सुविधा का सिद्धांत। तो सुविधा का अर्थ स्पष्ट करते हुए एडम स्मिथ ने लिखा है कि प्रत्येक कर ऐसे जो है समय, ऐसी जो है रीति द्वारा वसूल किया जाए कि वह जो है करदाता के लिए अधिक से अधिक जो है सुविधा पूर्ण जो है सिद्ध हो। मतलब इनका मानना था कि जो टैक्स है, ठीक है, ऐसे समय में ऐसे रीत इसके द्वारा वसूला जाए जिससे जो करदाता है, ठीक है, इसको अधिक से अधिक लाभ मिले। फिर है मितव्ययिता का सिद्धांत। तो मितव्ययिता के जो सिद्धांत है एडम स्मिथ के अनुसार प्रत्येक कर इस प्रकार जो है लगाना चाहिए जिससे लोगों की जो जेबें हैं, ठीक है, वो जो है सभी के सभी जो रुपए हैं सरकारी कोष में नहीं जाने चाहिए। इनका ही मानना था। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। अब यहाँ से एडम स्मिथ का जो आशावाद है इस पर आपको टिप्पणी लिखना। आशावाद या जो है पराकृतवाद, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो आशावाद पराकृतवाद दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो एडम स्मिथ का आदर्शवाद जो है प्राकृतवाद से संबंधित है। स्मिथ के अंदर जब आशावाद का संचार हो या उस समय यह प्राकृतवाद के प्रभाव में डूब रहा था, तो एडम स्मिथ का विचार था कि प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है, ठीक है, जो प्राकृतिक है, वह सबके लिए हितकारी व जो है न्यायप्रद होती है। और इस कारण से स्मिथ ने जो है स्पष्ट किया है कि जो आर्थिक संस्थाएं स्वयं बिना किसी प्रेरणा या प्रयास से स्थापित होती हैं वे अंततः लाभदायक होती हैं। इसी कारण स्मिथ ने आशावाद को प्राकृतवाद से जोड़ दिया है। ठीक है,
तो इस तरह से आपको लिखना है। इनका मानना था कि जो प्राकृतिक जितनी भी वस्तुएं होती हैं सभी के लिए लाभकारी होती हैं, हितकारी होती हैं, सभी के लिए न्यायप्रद होती हैं। इसीलिए इन्होंने जो है आशावाद को प्राकृतिकवाद से जोड़ दिया। इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से रिकार्डो का, यहाँ से जो कह सकते हो जो डेविड रिकार्डो हैं, इनके हम सिद्धांत समझेंगे, आर्थिक सिद्धांत जो इन्होंने दिए हैं। तो रिकार्डो का जो लगान सिद्धांत है इसको सबसे पहले आप समझ लीजिएगा। तो डेविड रिकार्डो का जो लगान सिद्धांत है बताता है कि लगान जो है भूमि की उर्वरता में अंतर के कारण जो उत्पन्न होती है। यह सिद्धांत मानता है कि लगान जो है अति सीमांत भूमि का मतलब होता है जो सबसे अधिक उपजाऊ जो भूमि होती है, जो जमीन होती है, और सीमांत भूमि जो सबसे कम उपजाऊ भूमि होती है, इसके बीच उत्पादन के अंतर के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, इनका लगान का मतलब ये सिद्धांत बताता है कि भूमि आपकी दो प्रकार की होती है। एक अति उत्पादन होती है, सीमांत मतलब होता है जो सबसे अधिक उपजाऊ होती है, जिसमें अच्छी रकम होती है, अच्छी फसल होती है। दूसरी सबसे कम उपजाऊ होती है, जिसमें ज़्यादा रकम पैदा नहीं होती। तो इनके बीच का अंतर है। ठीक है, इनके बीच में क्योंकि अधिक जिसमें उत्पादन होगा तो उसका लगान अधिक होगा, जिसमें उत्पादन बहुत ही कम होगा तो उसका लगान बहुत ही कम होगा। तो इसके बीच में जो अंतर है इससे यह प्राप्त होता है। ठीक है, लगान भूमि की मौलिक और जो है अविनाशी शक्तियों के उपयोग के बदले भूस्वामी को दिया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ से डेविड रिकार्डो का मूल सिद्धांत क्या है इसको भी समझ लीजिएगा। हम जितने भी सिद्धांत इनके लेके आए हुए हैं बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही सूक्ष्म हम शब्दों में आपको समझाएंगे। तो डेविड रिकार्डो का मूल सिद्धांत क्या है इसको समझ लीजिएगा। वैल्यू प्रिंसिपल क्या है, तो एक जो है श्रम का एक मूल सिद्धांत था। ठीक है, ये क्या है, इनका जो मूल सिद्धांत है श्रम का एक मूल सिद्धांत था जो मानता था कि किसी वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन में लगे श्रम की मात्रा से निर्धारित होता है, न कि प्राप्त मजदूरी से। इनका मानना है कि कोई भी वस्तु है, ठीक है, उसका जो वैल्यू होगी, उसकी जो कीमत होगी, वह जो है उसके जो मजदूर होगा उसके प्राप्त मजदूरी से नहीं लगता है, बल्कि उसमें कितना समय लगा है, उसको बनाने में कितना खर्चा आया है, तो उससे उसका मूल्य निर्धारित होता है। ठीक है, यह सिद्धांत जो उत्पादन में लगने वाली कुल लागत पर केंद्रित है, जिसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष श्रम दोनों इसमें शामिल है। यह सिद्धांत जो है तुलनात्मक लागत सिद्धांत जैसे अन्य सिद्धांतों से गहराई से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, तो इनका जो कह सकते हो फिर यहाँ से मुख्य बिंदु है कि मूल्य का श्रम सिद्धांत दिखा है। तो डेविड रिकार्डो के अनुसार किसी वस्तु का मूल्य उसमें लगने वाला जो श्रम है इसकी मात्रा पर निर्भर करता है। तो इनका भी मानना है और एडम स्मिथ का भी मानना यही था कि कोई भी वस्तु है उसका जो मूल्य निर्धारित होता है उसका समय कितना लगा, ठीक है, और उसमें खर्चा कितना आया, तो वो निर्धारित करता है, ना कि जो प्राप्त मजदूर होता है उसको मजदूरी से इसका कोई भी लेना देना ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, मजदूरी का स्तर जो है मूल्यों को निर्धारित नहीं करता है। जो मजदूरी मिलती है मजदूर को, वो जो स्तर होता है किसी भी मूल्य को निर्धारित नहीं करता है, बल्कि उत्पादन की जो कुल लागत है यह सबसे पहले मायने रखती है। कितना लागत उसमें आया, कितना समय लगा उसको बनाने में, कितना खर्चा आया, तो ये सब चीज़ें जो है मायने रखती हैं। उत्पादन के कारक क्या है, तो उत्पादन के बहुत सारे कारक, जैसे कि उन्होंने जो है भूमि, श्रम और पूंजी को जो उत्पादन के 3 बुनियादी कारक माना है। जैसे कि भूमि होगी, जाहिर सी बात है, तो भूमि पर श्रम किया जाएगा, वस्तु पर खेती किए जाएगा तो उत्पादन होगा। ठीक है, जो कि पूंजीपति इस 3 श्रेणी में इसको बांटा है। ठीक है, फिर है श्रम की कठिनाई और जो उपकरण। तो उनका तर्क था कि भले ही उत्पादन में केवल श्रम का ही उपयोग हो, श्रम की कठिनाई और उपकरणों की सापेक्षिक मूल्य स्थित मूल्यों को प्रभावित करती है। फिर है तुलनात्मक लागत सिद्धांत। तो ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत जो है तुलनात्मक लाभ की अवधारणा पर आधारित है। इसके अनुसार प्रत्येक देश को उन वस्तुओं के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिनमें जो है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे कुशल और अन्य वस्तुओं के लिए व्यापार करना चाहिए। मतलब इनका ये मानना था, इनका भी यही कहना था कि प्रत्येक देश को उन वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए, ठीक है, ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिससे वह जो है अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर का जो सबसे कुशल जो व्यापार है, या फिर कह सकते हैं जिससे अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। ठीक है, फिर है लाभ का स्रोत। तो रिकार्डो ने यह भी कहा है कि लाभ कमाने का मुख्य जो कारण है, श्रमिक को उसके श्रम के लिए पूरी कीमत नहीं चुकाई जाती है। मतलब जो है लाभ कमाने के लिए, जैसे कि जो श्रमिक होते हैं तो उनको पूरी जो है कीमत नहीं दी जाती है, जिससे जो पूंजीपति होता है अधिक लाभ कमाता है। ठीक है, फिर यहाँ से जो कि डेविड रिकार्डो का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत,
ये क्या है इसको भी समझेंगे। तो डेविड रिकार्डो का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत है ये तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर आधारित है और जिनके अनुसार राष्ट्रों को उन वस्तुओं के उत्पादन में विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिए जिससे उनकी तुलनात्मक लागत सबसे कम हो और फिर उन वस्तुओं का व्यापार करना चाहिए। मतलब इनका ये कहना है कि देश को उन जो है वस्तुओं का, राष्ट्रों को उन वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए, ठीक है, या फिर विशेषज्ञता हासिल होनी चाहिए जिसमें तुलनात्मक जो लागत है उसको बनाने में जो लागत है कम लगे, समय कम लगे और उन वस्तुओं का व्यापार करना चाहिए। जिस वस्तुओं को बनाने में अधिक समय न लगता हो, कम समय लगता हो, कम खर्चा आता हो, तो देश को उन वस्तुओं का जो है उत्पादन करना चाहिए और व्यापार करना चाहिए दूसरे देशों से, जिससे जो है राष्ट्र का विकास हो सके। ठीक है, ये जो सिद्धांत बताता है कि व्यापार से जब भी लाभ होता है, ठीक है, जब एक देश हर वस्तु का उत्पादन करने में दूसरे से अधिक कुशल हो तो प्रत्येक देश को उस वस्तु में विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिए जिसका उत्पादन वह सबसे कम सापेक्षिक लागत पर कर सकता है। जाहिर सी बात है, जैसे कि चीन वगैरह हमने देखा होगा तो वहाँ पर हर एक जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है बहुत ही सस्ते में मिल जाता है। ठीक है, तो वे वहाँ उनको जो कि बनाने में बहुत ही कम जो उनको कह सकते हो खर्चा आता है, तो वे बनाते हैं, दूसरे देशों में व्यापार करते हैं, उनको अच्छा सा लाभ होता है। तो उसी प्रकार ठीक सभी देशों को इस तरह के जो है वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए जिसमें कम समय लगता हो, कम खर्चा आता हो और अन्य देशों से उसका व्यापार करना चाहिए, उसको बेचना चाहिए जिससे अधिक से अधिक जो है लाभ कमाया जा सके। फिर यहाँ से हम अगला जो इनका जो सिद्धांत है डेविड रिकार्डो का जो मजदूरी सिद्धांत, इसको भी हम समझेंगे। डेविड रिकार्डो का जो मजदूरी सिद्धांत है इसको मजदूरी का लॉ कानून भी जो है कहा जाता है। थॉमस मल्थस के जनसंख्या सिद्धांत पर आधारित है। रिकार्डो ने अपनी पुस्तक ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड टैक्सेशन जो कि 1817 में आई थी, इस सिद्धांत पर जो है इन्होंने विस्तार से इसका वर्णन किया है। यहाँ से हम इसको समझेंगे आगे। ठीक है, डेविड रिकार्डो का जो मजदूरी सिद्धांत है दो मुख्य जो है विचारों पर आधारित है। ठीक है, ये दो विचारों पर आधारित है मुख्य, एक था मूल्य का सिद्धांत, दूसरा था निर्वाह मजदूरी सिद्धांत। तो मूल्य का जो सिद्धांत है कहता है कि किसी वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन में लगे श्रम की मात्रा से जो है तय होता है। तो मूल्य का सिद्धांत क्या कहता है? मूल्य का सिद्धांत कहता है कि किसी वस्तु को बनाने में जो समय लगता है वही जो है उसका जो खर्चा लगता है वही उसकी जो है वस्तु का मूल्य जो है तय करती है। वही यदि हम निर्वाह मजदूरी की बात करें तो निर्वाह मजदूरी सिद्धांत के अनुसार श्रमिक की मजदूरी स्वाभाविक रूप से जीवन यापन के लिए आवश्यक न्यूनतम स्तर की ओर आकर्षित होती है, जिसे मजदूरी का लौह नियम भी कहा जाता है। तो निर्वाह मजदूरी का मतलब यह होता है वे मजदूर जो केवल अपने जीवन को चलाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, ठीक है, मजदूरी करते हैं जिससे उनका जीवन यापन होता है। तो इस तरह के हम मजदूरी को निर्वाह मजदूरी कहते हैं, जो कि मजदूरी का लौह नियम भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से इसका जो है मूल्य का श्रम सिद्धांत इसी के अंतर्गत जो कि हम समझेंगे, और निर्वाह सिद्धांत क्या है। ठीक है, निर्वाह जो आपका मजदूरी है और मूल्य का जो श्रम सिद्धांत है दोनों को हम विस्तार से यहाँ से समझेंगे। तो ये सिद्धांत बताता है कि किसी वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन में लगे कुल श्रम पर निर्भर करता है। ठीक है, मतलब किसी वस्तु को बनाने में जो श्रम लगा, जो खर्चा आया है, तो वही उस वस्तु की कीमत जो है तय करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यदि एक जूता बनाने में 20 घंटे और एक टोपी बनाने में 10 घंटे लगते हैं तो जाहिर सी बात है जूते का मूल्य जो है टोपी से 2 गुना होगा। ठीक है, क्योंकि किसी वस्तु को बनाने में यदि अधिक समय लगेगा तो उसका मूल्य भी अधिक होगा। और वही यदि हम निर्वाह मजदूरी की बात करें, ठीक है, सिद्धांत की, जो कि मजदूरी का लौह नियम भी कहा जाता है, तो यह सिद्धांत कहता है कि मजदूरों को हमेशा ऐसी मजदूरी मिलती है जो उनके जीवन यापन के लिए आवश्यक है। यह सिद्धांत कहता है कि जो मजदूर होते हैं उनको एक ऐसी मजदूरी मिलती है जिससे उनका जीवन यापन चलता है। ठीक है, उनका जीवन चलता है। और इसमें जो है उच्च मजदूरी, यदि जो है उच्च मजदूरी जो मजदूर होते हैं उनको यदि उच्च मजदूरी जो है दे दी जाए, ठीक है, तो जनसंख्या बढ़ेगी जिससे श्रम की आपूर्ति भी बढ़ेगी और मजदूरी जो होगी ये वापस निर्वाह स्तर पर आ जाएगी। उसके बाद है निम्न मजदूरी। यदि जो है मजदूरी निर्वाह स्तर से नीचे अगर दी जाए, मतलब कोई मजदूर यदि उसको मजदूरी कम दी जाए तो जाहिर सी बात है जैसे कि जनसंख्या में कमी आएगी, मृत्यु भी हो सकती है उनके जो है अन्य सदस्यों के परिवार में, और भुखमरी आदि इसके कारण हो सकते हैं। ठीक है, जिससे मजदूरी फिर से बढ़कर निर्वाह स्तर पर जो है पहुंच जाएगी। निष्कर्ष की हम बात करें तो इस नियम के अनुसार जो मजदूरी होती है लंबे समय में निर्वाह स्तर पर जो है स्थिर रहती है। इसे जो है लौह नियम कहते हैं क्योंकि यह बहुत कठोर और अटूट लगता है।
आलोचना की बात करें तो यह सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना यह है कि यह केवल श्रम की आपूर्ति पक्ष पर ध्यान केंद्रित करता है और श्रम की मांग को नज़रअंदाज जो है करता है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। अब अगला जो इन्होंने सिद्धांत दिया था डेविड रिकार्डो, इनका जो एक पुस्तक थी द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स एंड टैक्सेशन, जो कि 1877 ईस्वी में आई थी। इस पुस्तक के बारे में आपको लिखना है, इसमें क्या इन्होंने विचार दिया है, क्या सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। तो शास्त्रीय अर्थशास्त्र की एक आधारशिला है और जिसमें उन्होंने जो तुलनात्मक लाभ सिद्धांत पेश किया है जो मुक्त व्यापार के लाभों को दर्शाता है। पुस्तक में किराया सिद्धांत भी शामिल है जो बताता है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है और जो है कम उपजाऊ भूमि पर खेती होती है। ये सिद्धांत ये भी बताता है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, जो कह सकते हो जो खेती जिस भूमि पर नहीं की जाती थी, ठीक है, उस पर भी जो है खेती की जाएगी। ठीक है, वही चीज़ इसमें कहता है जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो कम उपजाऊ जो भूमि पर है उस पर भी खेती जो है की जाएगी। ठीक है, और भूमि का जो है किराया भी जो है बढ़ता है। यह पुस्तक जो है वितरण के सिद्धांतों का भी जो है विश्लेषण करती है और भविष्यवाणी करती है कि बढ़ती आबादी के साथ जमींदारों को जो अधिक और जो पूंजीपतियों को कम हिस्सा मिलेगा, जिससे जो आर्थिक जो प्रतिरोध है ये उत्पन्न होगा। इनका मानना है कि जाहिर सी बात है जब आबादी बढ़ेगी तो जो है जो भूमि जिस पर खेती नहीं होती थी उस पर भी खेती की जाएगी और भूमि का जो किराया है वो भी बढ़ेगा। और यह पुस्तक जो है वितरण के सिद्धांत का भी विश्लेषण करता है और भविष्यवाणी करती है कि बढ़ती आबादी के साथ जो जमींदार होंगे जमींदारों को अधिक और पूंजीपतियों को कम हिस्सा मिलेगा, जिससे आर्थिक जो है जो गतिरोध है ये उत्पन्न होगा। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। तो कुल मिलाकर जो इनकी पुस्तक है द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स एंड टैक्सेशन एक जो है अत्यंत प्रभावशाली पुस्तक है जिसने जो है आधुनिक अर्थशास्त्र विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वितरण के सिद्धांतों की नींव रखी थी। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। अब हम यहाँ से इसमें से जो कि मल्थस महोदय जी जो कि हमारे तीसरे विचारक थे लास्ट में, तो इनके आर्थिक विचार क्या है इनको हम समझेंगे। जितने भी इन्होंने आर्थिक विचार दिए हैं इनको हम समझेंगे। कोई ना कोई इनका आर्थिक विचार पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो मल्थस ने अपनी पुस्तक में जनसंख्या संबंधी विचार दिए हैं तथा इसके अतिरिक्त अन्य जो है अनेक बातों पर भी जो अपने मत प्रकट किए हैं, परंतु ये सभी विचार यंत्र तंत्र बिखरे हुए हैं। इन विभिन्न बिखरे हुए विचारों को एकत्र करके हम मल्थस के अनेक आर्थिक जो मामले हैं इस पर विचार मालूम कर सकते हैं। मल्थस के आर्थिक विचारों को निम्नलिखित वर्गों के अंतर्गत जो है रखा जा सकता है। इन्होंने जो अपने विचार दिए हैं जनसंख्या सिद्धांत को लेकर अपने विचार दिए हैं। मूल्य का सिद्धांत, वितरण का सिद्धांत, वितरण के सिद्धांत में इन्होंने लगान का सिद्धांत, मजदूरी का सिद्धांत, लाभ का सिद्धांत, ठीक है, और अति उत्पादन का सिद्धांत। तो इन्होंने जो है 4 इसके सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, इसमें से कोई ना कोई सिद्धांत पूछ सकता है। तो इसमें से मेन जो सिद्धांत है उसको यहाँ से हम कराए दे रहे हैं। सबसे पहले जनसंख्या का सिद्धांत क्या है इसको समझ लीजिएगा। तो ये सिद्धांत बताता है कि जनसंख्या वृद्धि भोजन आपूर्ति से कहीं ज़्यादा तेजी से जो है होती है। मतलब इनका कहना है कि जो जनसंख्या वृद्धि होती है ये जो है भोजन आपूर्ति से, किसी व्यक्ति को जो भोजन आपूर्ति करने के लिए उतना समय नहीं लगता है, उतना कह सकते हो उतनी तेजी से आपूर्ति नहीं कर पाता किसी भोजन की। ठीक है, जितनी की तेजी से जनसंख्या बढ़ती है देश की। और यह सिद्धांत जो है कहता है कि जनसंख्या जो है चरघातांकी रूप से जो है बढ़ती है, जबकि खाद्य आपूर्ति जो है अंकगणितीय रूप से जो है बढ़ती है, जिससे अंततः अकाल, बीमारी, युद्ध जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जो जनसंख्या को जो है कम करती हैं। और इस सिद्धांत में जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए 2 तरह के इन्होंने उपाय भी बताए हैं, नियंत्रण भी बताए हैं। एक है निवारण नियंत्रण, जैसे कि देर से निर्वाह, संयम करना, ठीक है, संयम करना। और सकारात्मक नियंत्रण का मतलब होता है कि जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं और बीमारी जो कि आबादी को कम करती हैं। ठीक है, एक अपने द्वारा भी आप आबादी को कम कर सकते हो। ठीक है, और जो है एक जो कि कह सकते हो जो प्राकृतिक जो कि बीमारी जो लाती है, जो प्राकृतिक आपदाएं होती है, इसके द्वारा भी जो है आपदाएं जो कि आती हैं, तो इसके द्वारा भी जनसंख्या जो है कम होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर यहाँ से मल्थस के जो अति उत्पादन का जो सिद्धांत है इसको भी समझ लीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। मल्थस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सिद्धांतों में मल्थस ने सामान्य अति उत्पादन सिद्धांत अथवा कम उपभोग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जो बाद में चलकर कीन्स अर्थशास्त्र की आधारशिला बनी। ठीक है, 1815 से लेकर 1820 तक के मल्थस के समय इंग्लैंड में कम उपभोग, बेरोजगारी, अधिक उत्पादन जैसे विषम आर्थिक जो समस्याएं थी विद्यमान थी। मल्थस ने अमीरों के बीच निर्धनता को पनपने देखा,
ठीक है, पनपते हुए देखा। तो अधिक उत्पादन के साथ कम बिक्री और अधिक बेरोजगारी को भी देखा। तो इस कारणों को जानने के लिए मल्थस ने जो भी विचार प्रस्तुत किए वे जो है विचार मल्थस के सामान्य अति उत्पादन के सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध हुए भी जाने जाते हैं। मल्थस के जो समकालीन थे विचारक जो कि जेबीसी ने जो बाजार का नियम दिया था उसमें बताया था कि किसी वस्तु की जो मांग है, मांग ही उसकी पूर्ति की जननी है। मतलब यह किसी वस्तु की जो मांग होती है तो उसकी पूर्ति ही उसकी जननी होती है। अतः उस वस्तु का अति उत्पादन होना असंभव है। जाहिर सी बात है, जिसकी मांग अधिक होगी उसका अति उत्पादन करना असंभव है। और जेबीसी का कहना था कि हो सकता है कि अल्पकाल में, मतलब अल्पकाल में मांग की जो अपेक्षा है, ठीक है, ये पूर्ति अधिक हो जाए, किंतु दीर्घकाल में मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। और रिकार्डो का से बाजार नियम में जो है कह सकते हो अटूट विश्वास था। इसके अतिरिक्त जो है एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेबीसी तथा जो है जेएस मिल अधिक जो है बचत को अधिक प्रगति का निर्देशक जो है मानते थे। ठीक है, मल्थस के इन विचारों का जो घोर विरोध किया गया और उन्होंने जो अपनी पुस्तक जो कि राजनीतिक अर्थशास्त्र के सिद्धांत में बताया कि अधिक बचत प्रभावपूर्ण मांग में कमी करके अति उत्पादन की समस्या को जन्म देती है। ठीक है, तो इस तरह से इसके ऊपर आपको लिखना है। फिर यहाँ से ग्लूटेन का जो इनका सिद्धांत इसको भी समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये सिद्धांत जो है मल्थस के द्वारा प्रस्तावित एक आर्थिक विचार है। ये जो सिद्धांत है मल्थस के द्वारा दिया गया है। ये सिद्धांत बताता है कि एक स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां बाजार में बहुत अधिक वस्तुएं उपलब्ध हो, मतलब अति उत्पादन, और उपभोक्ता उन्हें खरीदने में असमर्थ हो। तो ये स्थिति तब उत्पन्न होती, मान लो बाजार में अधिक सामान उपलब्ध हो जाए, अति उत्पादन हो जाए किसी सामान का, तो जाहिर सी बात उपभोक्ता उसको खरीदने में असमर्थ हो जाएंगे। इससे जो है मांग में कमी आती है। जाहिर सी बात, किसी वस्तु का उत्पादन जब ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी मांग में कमी आ जाएगी और जो उत्पादन है रुक सकता है, जिससे आर्थिक संकट भी जो है पैदा हो सकता है। मल्थस ने समस्या के समाधान के लिए गरीबों की जो है मजदूरी बढ़ाने और धनी वर्ग की मांग बढ़ाने का सुझाव दिया है। सारांश में हम बात करें इसके, तो मल्थस जनसंख्या सिद्धांत यह तर्क देता है कि जनसंख्या वृद्धि और खाद्य आपूर्ति के बीच एक अंतर्निहित असंतुलन है, जबकि ग्लूटेन का सिद्धांत बताता कि अति उत्पादन है, किसी वस्तु का उत्पादन भी आर्थिक संकट को जन्म दे सकता है। इनका मानना है कि जाहिर सी बात है, ग्लूटेन के सिद्धांत कहता है कि किसी वस्तु का अधिक यदि आप उत्पादन कर दोगे तो यह भी आर्थिक संकट को जन्म दे देगा। जब किसी वस्तु का अधिक उत्पादन हो जाएगा तो उसका बाजार में जो है मांग भी कम हो जाएगी। मांग कम हो जाएगी तो जो है सामान जो होगा फैक्ट्री में बनना बंद हो जाएगा, फिर उसमें कमी आ जाएगी। तो ये भी कह सकते हो आर्थिक संकट को जन्म दे सकता है अति उत्पादन भी। तो ये ग्लूटेन का सिद्धांत कहता है। तो इतनी थी आज की हमारी क्लास, जो कि इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी विचारक थे, तीनों के तीनों विचारक मैंने आप लोग के समक्ष रखे, उनके जो विचार थे वो भी मैंने आपको कराए। अब हमारी नेक्स्ट जो क्लास रहेगी यूनिट 6 की, उसको हम बहुत ही शीघ्र हम कराने का प्रयास करेंगे। सभी विद्यार्थी चैनल से जुड़े रहेगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। मिलता है वीडियो, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।